कॉन्सेप्ट पाइथन में है जिसमें चाइल्ड क्लास को फोर्स किया जाए कि आपको पेरेंट का ये वाला मेथड ओवरराइड करना ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम मैंने ए दिया, इसके अंदर एक मेथड बनाया m1 और जस्ट लिख दिया प्रिंट m1 इन a। इसी तरह से एक मेथड बनाया m2 सेल और यहाँ जस्ट एक मैसेज कर दिया m2 इन। अब हम क्लास ए की चाइल्ड क्लास बनाते हैं। अब हमारी जो चाइल्ड क्लास है ये चाहें तो m1 मेथड को ओवरराइड करे या ना करे, इसका मतलब m2 मेथड को ओवरराइड करे या ना करे, इसका मतलब हम चाइल्ड क्लास को फोर्स नहीं कर सकते कि आपने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड करना ही है। अगर मैं चाइल्ड क्लास को बस एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दूं और यहाँ पर obj इक्वल टू b करके इस ऑब्जेक्ट पर m1 मेथड कॉल कर दूं, इस ऑब्जेक्ट पर m2 मेथड कॉल कर दूं, तो ये चल जाता है। अब हम ये चाहते हैं b क्लास से कहना कि b क्लास आपको m2 मेथड ओवरराइड करना ही होगा। अगर आप m2 मेथड को ओवरराइड नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा। तो कैसे हम b को फोर्स करें कि वो पेरेंट का कोई पर्टिकुलर मेथड ओवरराइड करे? ऐसा करने के लिए पाइथन में एक डेकोरेटर यूज किया जाता है। उस डेकोरेटर का नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर पाइथन के एबीसी नाम के मॉड्यूल में होता है। तो पहले हमें एबीसी मॉड्यूल के अंदर से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एबीसी इंपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब देखते हैं कि अगर हमारा चाइल्ड क्लास बन रही है और इसको राइट नहीं कर रही है तो कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। यहाँ पर जो बी क्लास है इसने इस मेथड को ओवरराइड नहीं करा, फिर भी कोई फर्क हमारा नहीं पड़ा। अगर मैं इस क्लास ए की पेरेंट क्लास कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी कर दूं, तो कैपिटल ए बी सी नाम की एक क्लास होती है एबीसी नाम के मॉड्यूल के अंदर ही। अब ये एरर आ गया। क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है क्लास एरर आ रही है कि क्लास बी आपको m2 मेथड ओवरराइड करना ही होगा। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। हम चाइल्ड क्लास को ये कहना चाहते हैं कि पेरेंट का मेथड ओवरराइड करिए। तो अभी तक हम चाइल्ड को फोर्स नहीं कर पाते थे। चाइल्ड चाहे तो ओवरराइड करे, चाहे तो ओवरराइड ना करे। पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट दिया गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट मेथड उस मेथड को कहते हैं जिस पर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर लगाया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसने एबीसी क्लास को पेरेंट बनाया हुआ है और अपने अंदर कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट रखा हुआ है। तो इस समय क्लास ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसके अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जब कभी किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास बनती है तो चाइल्ड क्लास को ये फोर्स होता है कि वो पेरेंट के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करे।
तो अब क्लास बी को क्या करना होगा, इस मेथड को ओवरराइट करना ही है। अब चलाएंगे, चल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल पाइथन के अंदर जो अभी हमने किया है, इसको अगर हमें कॉन्सेप्ट में समझना हो तो कॉन्सेप्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो तरह की क्लासेस बताई गई हैं। पहला कंक्रीट क्लास और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास को कहते हैं जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। कंक्रीट क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो इंटरव्यू के अंदर जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर अगर इंटरव्यू चल रहा है तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, FAQ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड कंक्रीट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। जितनी भी आज तक हमने पाइथन में क्लासेस बनाई हैं, अकाउंट क्लास, टेस्ट क्लास, या जितनी भी क्लासेस हमने बनाई हैं, बाय डिफॉल्ट ये सारी क्लासेस हमारी कंक्रीट क्लासेस हैं। इसलिए हम इन सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट को बना पाते हैं। और अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो उसके लिए हमें अलग से कोड करना होगा। जब हम कोड करेंगे तब हमारी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनकर तैयार होगी। इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। कंक्रीट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। We can create object of concrete class. We cannot create object of concrete class. Sorry, abstract class. पहला डिफरेंस तो हमारा ये हो गया कि कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। कंक्रीट क्लास बनाने के लिए हमें जीरो एफर्ट लगाने होते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारी क्लासेस पाइथन में कंक्रीट होती हैं। बाय डिफॉल्ट all classes in Python are concrete। हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना, यानी हमने अब तक जितनी क्लासेस पाइथन के अंदर पढ़ी हैं वो सारी क्लासेस हमारी कंक्रीट क्लासेस हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमें एफर्ट लगाना है। There are two rules to create abstract। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के दो रूल होते हैं, वो दो रूल आपको फॉलो करने होंगे।
अगर उनमें से एक भी रूल ब्रेक हो गया तो आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं कहलाएगी। पहला रूल होता है क्लास must contain at least one abstract method। पहला रूल कहता है कि आपकी क्लास के अंदर कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट जरूर होना चाहिए। और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, इसको मैं अलग से लिख दूंगा। तो पहला रूल है क्लास मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सेकंड रूल होता है आपकी क्लास एबीसी नाम की लाइब्रेरी क्लास को इनहेरिट करनी चाहिए। यानी कि आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो इनहेरिट करनी चाहिए एबीसी नाम की क्लास। तो किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए पाइथन में ये दो रूल आपने फॉलो करने होंगे। उस क्लास में कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जरूर रखना होगा और उस क्लास को इनहेरिट करना होगा एबीसी नाम की क्लास से, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसी क्लास बनाना चाहते हैं जिसका ऑब्जेक्ट ना बने। अभी इसको थोड़ा रियल लाइफ से मैं समझाऊंगा कि हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देख पाएंगे। जहां हम बैठे हैं जिस चेयर पर उसके आसपास कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है दिखाई दे जाएगी। इस तरह से भी हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। पहले थोड़ा टेक्निकली पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड हाउ टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो पहला डिफरेंस है ये यूनिवर्सल है, चाहे सी प्लस प्लस पढ़ो, चाहे जावा पढ़ो, चाहे पाइथन पढ़ो, चाहे डॉट नेट पढ़ो। पहला डिफरेंस यूनिवर्सल डिफरेंस है, हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही होता है। जो दूसरा मैंने लिखा है ये यूनिवर्सल नहीं है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का अलग अलग तरीका है, किसी के रूल्स कुछ और हैं, किसी के रूल्स कुछ और हैं। तो जो हमने यहाँ दो रूल लिखे हैं ये पाइथन के रूल्स हैं, ये सी प्लस प्लस पे अप्लाई नहीं होते, भले ही वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा पर अप्लाई नहीं होते। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग पहले हमें क्या करना है, एक कोड बनाकर समझना है। वापस आते हैं कोड के अंदर, फिर मैं आपको रियल टाइम स्टोरी के साथ इसको समझाऊंगा कि ये कहां पर कैसे मिलेगा। मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम ए कर दिया और इस क्लास ए के अंदर कुछ नहीं करा। अब मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो इस क्लास को ऑब्जेक्ट आप बना लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर क्लास कंक्रीट क्लास है, भले ही उसके अंदर कुछ लिखा है नहीं लिखा है, उसकी कोई पेरेंट है नहीं है, बाय डिफॉल्ट हर क्लास कंक्रीट क्लास होती है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। कोई एरर नहीं, एकदम अच्छी से कंक्रीट क्लास आपने बना ली है और सबसे शॉर्ट सिंटैक्स का यूज करके बनाई है। अब मैं इसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, तो मुझे ये दो रूल फॉलो करने होंगे। सबसे पहले इस क्लास को इनहेरिट कराना होगा एबीसी क्लास से। तो अगर इसकी पेरेंट क्लास में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इतना कर देता हूं, हमने कहा चलो इतने से ही देखते हैं, कोई एरर नहीं आएगी, मतलब अभी हमारी ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनी, क्योंकि अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती तो यहाँ पर एरर आ जाती, मना कर देता इंटरप्रेटर कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इसका मतलब है अभी हमने एक शर्त मानी और उस एक शर्त मानने से हमारी क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनी। अब हमें दूसरी शर्त ही माननी कि एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रखना होगा, कम से कम एक मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट रखना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा कितने भी रख दो, कम से कम एक तो रखना ही है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर कोई एक मेथड बनाया, एम नाम से बना दी। अब आप इसकी बॉडी देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए। तो
मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट एम। अब इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाएं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड और इम्प्लीमेंटेड मेथड में क्या फर्क है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड और ऑर्डिनरी मेथड में डिफरेंस इस बात का होता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइट करना कंपलसरी होता है और ऑर्डिनरी मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइट करना है नहीं करना है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने एक वर्ड लिखा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसका मतलब है कोई भी मेथड जो आप अपने प्रोग्राम में बनाते हैं, अपनी क्लास में बनाते हैं, आप चाहते हैं वो चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो, तो ऐसे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए जाते हैं। तो बनाने के लिए एक डेकोरेटर लगाया जाएगा जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट। अब ये क्लास वो सारे रूल्स फॉलो कर रही है जो किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए बताए गए। इस क्लास ने अपने अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा हुआ है। इस क्लास ने एबीसी नाम की क्लास को पेरेंट बनाया हुआ है। अब ये क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस बार इस लाइन पर एरर आ जानी चाहिए और ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। देखते हैं टाइप एरर क्या है उसे पढ़ते हैं। कैन नॉट इंस्टेंशिएट, इंस्टेंशिएशन प्रोसेस का नाम है ऑब्जेक्ट बनने में। जो ऑब्जेक्ट बनने का प्रोसेस है उसको इंस्टेंशिएशन कहते हैं। इंस्टेंस वर्ड से बना, मैंने बताया डेफिनेशन ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो इंस्टेंस वर्ड से प्रोसेस बना इंस्टेंशिएशन। कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बनाए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो फिर इसका जो एम मेथड है वो चलेगा कैसे, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए जाते। आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड में अगर कुछ लिख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है इसको लिखने में, है ना। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि आप इसको एम्प्टी बॉडी के साथ छोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि ये कॉल तब होगा जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इस क्लास का तो ऑब्जेक्ट कभी बनेगा नहीं क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। तो इसके अंदर जो मेथड आप लिख रहे हैं उसमें बॉडी देने का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो इन जनरल एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। अगर आप डिक्शनरी में जाकर चेक करोगे एब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम, तो एब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम होता है इनकम्प्लीट। और एब्स्ट्रैक्ट का डिक्शनरी मीनिंग अगर आप हिंदी वाला सर्च करोगे तो आपको मिलेगा निचोड़, सारांश। यानी कि किसी भी चीज का हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना, हमें बस उसका एक कंक्लूजन बता दो क्या है, उसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू बता दो। जैसे आप कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे, मान लीजिए अब से 6 महीने बाद, तो आज कॉलेज वाला आपसे क्या बोलेगा, अपने प्रोजेक्ट का एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू बता दो, क्या करने जा रहे हो उसमें, किस टेक्नोलॉजी पर बनाओगे। ये मत बताओ कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज करोगे, लॉजिक क्या लगाओगे, फंक्शन का नाम क्या रखोगे, क्लास का नाम, ये नहीं बताना है। सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया ये प्रोजेक्ट होगा, इसका ऑब्जेक्टिव ये है और हम 4 लोग मिलकर बना रहे हैं, इसमें ये डेटाबेस होगा, डेट से एब्स्ट्रैक्ट व्यू। इसी तरह से अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपका कोई क्लाइंट है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जब आप फुलफिल करते हैं तो इनिशियल स्टेज में क्लाइंट आपसे पूछेगा कि भैया आपने क्या तैयार किया है, कैसे मेरे प्रोजेक्ट को बनाओगे। तो इनिशियल स्टेज में जब चीजें होती हैं और किसी को समझाई जाए तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट व्यू ही दिया जा सकता है, क्योंकि अभी चीजें इनिशियल स्टेज में अभी पूरी थोड़ी हो गई हैं जो उसका हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो इनकम्प्लीट हैं या जहां पर हमें सिर्फ आउटलाइन दिखाने की जरूरत है, ऐसी चीजों को रियल लाइफ में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाता है कि ये इस चीज का एब्स्ट्रैक्शन है, ये इस चीज का एब्स्ट्रैक्ट व्यू है। ठीक है, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड में इन जनरल कुछ भी लिखने की जरूरत हमारे लिए नहीं होती, आप उसे पास बनाकर छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका मतलब ही होता है इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट मेथड है। ठीक है, अब इसे कंप्लीट कौन करेगा फिर?
भाई इनकम्प्लीट है, आपने कॉलेज में पहले दिन प्रेजेंटेशन दे दी कि मैं ये प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ, या क्लाइंट को आपने अपने प्रेजेंटेशन दे दी कि ये हम ऐसे करेंगे, अब करो फिर उसे, वरना टाइम तो गुजरता जाएगा ना, 2 महीने 3 महीने 6 महीने जो आपने डेडलाइन दी है अपने क्लाइंट को या अपने प्रोजेक्ट को या कॉलेज में, तो वो जब टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको फिर पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा ना, पूरा वर्किंग कोड देना होगा उसके लिए, तो काम भी तो करना होगा ना। तो यही हम आपसे कह रहे हैं कि अभी आपने क्या करा, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली जो कि इनकम्प्लीट क्लास है, तो ये इनकम्प्लीट क्लास आप अपने क्लाइंट को दिखाएंगे, तो क्लाइंट इसको देखकर क्या समझेगा, ये समझेगा कि आप इसके अंदर क्या करने जा रहे हो, आप इसके अंदर एम नाम का एक मेथड बनाने जा रहे हो। अब थोड़ा सा मैं इसको रियल में लेकर आता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एबीसी की जगह पर क्लास बनाई और क्लास का नाम कर दिया अकाउंट। अब आपका जो क्लाइंट है वो बैंक है, किसी बैंक के लिए आप एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हैं। अब बैंक ने इनिशियली आपको बुलाया और आपसे पूछा कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे हमारे अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, जरा उसकी रूपरेखा बताओ, उसका एक आउटलाइन दिखाओ, है ना, थोड़ा टेक्निकल भी दिखाओ। तो अब आप क्या बोलेंगे, अभी कोड तो बनाऊंगा मैं, अभी अभी आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं ये फंक्शंस रखूंगा, ये फीचर्स रखूंगा, देखो मैं कैसे बताऊंगा। तो मैंने क्लास बनाई अकाउंट, और इस अकाउंट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया और इसका नाम कर दिया डिपॉजिट। इसमें कुछ लिखा नहीं है आपने अभी, क्योंकि आपको सिर्फ आउटलाइन बतानी है, अभी आप इनिशियल स्टेज में हो। फिर आपने एक और मेथड लिख दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और यहाँ लिख दिया विड्रॉ। ये क्लास लेकर आप बैंक वाले के पास चले गए और आपने कहा भाई ये हमारा रूपरेखा है, ये हमारा एक स्केच है, ये हमारा एक आउटलाइन है आपके प्रोजेक्ट के लिए, कि हम एक अकाउंट ओपन करेंगे तो उस अकाउंट में दो फीचर होंगे, डिपॉजिट करने का फीचर होगा, विड्रॉ करने का फीचर। अभी हम ये नहीं बताएंगे कि जब अमाउंट विड्रॉ होगा तो विड्रॉ होने के रूल्स क्या होंगे, विड्रॉ होने के लिए मिनिमम बैलेंस इतना होना चाहिए, या एक बार में मैक्सिमम 25,000 निकाल सकते हैं, 24 आवर्स में कितना निकाल सकते हैं, या अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा निकाल लिया तो कितनी पेनल्टी लगेगी, डिपॉजिट करने के क्या रूल्स हैं, ये अभी हमने इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। हम अभी सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हाँ आपके सॉफ्टवेयर में डिपॉजिट करने का फीचर होगा, वो काम कैसे करेगा अभी इंप्लीमेंटेड नहीं है, विड्रॉ करने का एक फीचर होगा, काम कैसे करेगा वो अभी इंप्लीमेंटेड नहीं है। यानी कि ये जो क्लास है, ये क्लास आपके सॉफ्टवेयर का ढांचा दिखा रही है, सॉफ्टवेयर का एक आउटलाइन दिखा रही है। तो इस क्लास का हमें कोई यूज थोड़ी करना है, इस क्लास का यूज बस दिखाने के लिए है कि हम ये करने वाले हैं फ्यूचर में, हम फ्यूचर में ये काम करने वाले हैं। तो उस फ्यूचर को पहले से हम आउटलाइन में समअप करके दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है, इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते। मान लो इसका आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, क्या हासिल कर लोगे, चलने के लिए कुछ है तो है नहीं आपके पास, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं, इनकम्प्लीट मेथड्स हैं। तो ऐसी क्लास जो इनकम्प्लीट मेथड्स को कंटेन करती है, हम क्यों चाहेंगे उसको ऑब्जेक्ट बने, क्योंकि ऐसी क्लास का हमें कोई नीड ही नहीं है, वर्किंग कोड में दिखाने के लिए काफी काम किया है। ऐसी क्लास को क्या बना देते हैं, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं। अगर मैं ये क्लास किसी को पेन ड्राइव में दे भी दूं तो मैं उसे सारी बातें बता भी रहा हूं और कुछ बता भी नहीं रहा हूं, मैंने उसे सारी बातें बता भी दी कि मेरे कोड के अंदर ये फीचर होंगे, लेकिन वो काम कैसे करते हैं मैंने उसे नहीं बताया, सारा कोड मैंने अपने पास ही रखा हुआ है अभी, मैंने उसे बस क्या बता दिया, अपने सॉफ्टवेयर के कोड का आउटलाइन बता दिया। तो किसी भी कोड का आउटलाइन बताने के लिए जो क्लास इस्तेमाल करी जाती है उसका नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंडस्ट्री के अंदर इस पर बहुत काम किया जाता है, जब कभी दो प्रोग्रामर एक दूसरे के कोड का यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए, इमेजिन करिए सिचुएशन क्या है, ये आप हैं और ये मैं हूं,
आप कोई भी कोड बना रहे हैं जिसमें जो कोड मैं आपको दूंगा उस कोड को आप यूज करेंगे, तो आप मुझसे क्या पूछेंगे कि सर मुझे ये बताइए कि आपके कोड में कौन कौन से मेथड्स हैं, क्योंकि मुझे वो कॉल कराने हैं, उनका नाम बताओ, उनका आर्गुमेंट क्या है ये बताओ, ये सब बातें बताओ। अगर मैं आपको एक्चुअल कोड दे दूं तो मैं नहीं देना चाहता आपको अपना कोड क्यों दिखाऊं पूरा का पूरा, आपको सिर्फ मेथड का नाम ही तो बताना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कोड का एक स्केलेटन तैयार करूंगा। स्केलेटन मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास तैयार करूंगा, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो सारे मेथड के नाम लिख दूंगा जो मैं एक्चुअल कोड में बनाने वाला हूं या बना चुका हूं, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको ईमेल कर दूंगा, और आपसे बोलूंगा भाई ये मेथड ना मैंने बना रखे हैं, आप इनसे पता कर लो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम अपने सॉफ्टवेयर का आउटलाइन दिखाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज कर सकते हैं टेक्निकल वे में। आप बोलोगे सर ये काम तो एक पीडीएफ फाइल में रख के दे सकते थे, पीपीटी फाइल में रख के भी दे सकते, हमने कहा ऐसा किया जा सकता था, बट मैंने क्या बोला, टेक्निकली मुझे आपको ये बातें बतानी है। ठीक है, प्रॉपर सिग्नेचर के साथ। सिग्नेचर मतलब मेथड का नाम, उसके आर्गुमेंट, है ना, वो सारी बातें मुझे बतानी है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ये क्लास बना दी, अब इसको कंप्लीट करो क्योंकि ये तो इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी हमने चाइल्ड क्लास बनाई और उसका नाम कर दिया सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट में विड्रॉ नाम का फीचर होता है, डिपॉजिट नाम का फीचर भी होता है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन अलग है। अगर मैं करंट अकाउंट क्लास बना दूं, उसमें भी डिपॉजिट फीचर होता है, विड्रॉ फीचर होता है, लेकिन उसमें इंप्लीमेंटेशन अलग हो सकता है। विड्रॉ के रूल्स करंट अकाउंट में अलग हैं, सेविंग अकाउंट में अलग हैं। हो सकता है आपका जनधन अकाउंट हो, उसमें अलग होंगे। हो सकता है आपका एफडी अकाउंट हो, तो उसमें डिपॉजिट का रूल अलग है, विड्रॉ का रूल अलग है। तो आप किसी बैंक के जितने भी अकाउंट्स हो सकते हैं, उन सारे अकाउंट का कलेक्टिव फीचर दिखाना चाहते हैं कि कोई सा अकाउंट खुलवा लो, कम ये फीचर तो कॉमन ही है। अब वो काम कैसे करते हैं, वो अलग अलग इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर दी जा सकती है। तो मैंने यहाँ पर अब डिपॉजिट मेथड बना दिया और इसकी बॉडी दे दी, और अगर नहीं दूं तो चाइल्ड क्लास में अगर मैं मेथड की बॉडी नहीं दूं तो एक अलग रूल बन जाता है कि चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्शन को खत्म नहीं करती है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं करती है, तो चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी, और फिर इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब सोचो, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं किया। ठीक है, तो अब चाइल्ड क्लास का आप जब ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे तो ये नहीं बनाने देंगे। देखो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास, एरर आएगी, obj equal to saving account s a v i n g a c c o u l t spelling से लिखनी है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब सेविंग अकाउंट क्लास को क्या मान रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमने जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रूल नहीं लगाए हैं, तो किसी भी क्लास की पेरेंट अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट। अगर उसको एब्स्ट्रैक्शन खत्म करना है तो पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ओवरराइड कर और उसका एब्स्ट्रैक्शन खत्म हो जाए। तो यहाँ पर इसने क्या करा, डिपॉजिट मेथड का एब्स्ट्रैक्शन खत्म कर दिया। तो एक मेथड अभी भी रहने दिया, सारे मेथड का एब्स्ट्रैक्शन खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट ही कहलाएगी। अभी भी एरर आ रही है, क्या रहा है, विड्रॉ को ओवरराइड करो, तो अब यहाँ विड्रॉ को भी लिखना पड़ेगा। सही, अब इस ऑब्जेक्ट पर आप वो मेथड कॉल कर सकते
ये जो क्लास है ये कंक्रीट है। कंक्रीट का सिनोनिम होता है कंप्लीट, जो पूरी तरह से तैयार है, जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ये कंक्रीट क्लास है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इनकम्प्लीट है। अब दूसरी तरह से हम बोलें, ये क्लास एब्स्ट्रैक्शन देती है किसका? सेविंग अकाउंट क्लास का। ये क्लास एब्स्ट्रैक्शन देती है किसका? सेविंग अकाउंट क्लास का। या और जनरल करके बोलें, ये क्लास एब्स्ट्रैक्शन देती है हर उस क्लास का जो इसकी चाइल्ड बन रही है। फिर सुनिए, ये क्लास एब्स्ट्रैक्शन देती है हर उस क्लास का जो इसकी चाइल्ड बन रही है। ठीक है, इसकी चाइल्ड अभी सेविंग अकाउंट है, कल को करंट अकाउंट बना सकते हैं, एक और बना दो, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, जनधन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, स्टूडेंट अकाउंट, तो कई तरह के अकाउंट हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा भी एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इसको अगर मैं डे टू डे एक्टिविटी में आपको नॉन टेक्निकल वे में समझाऊं कि नॉन टेक्निकल वे में एब्स्ट्रैक्शन कहाँ होता है, नॉन टेक्निकल वे में एब्स्ट्रैक्शन कहाँ हमें नजर आएगा? हमने कहा देखो नजर ऐसे आएगा, ये एक मोबाइल की शॉप है, इसमें साइड एब्स्ट्रैक्शन ढूंढा जा सकता है ना? तो ये मोबाइल की शॉप है और ये हम और आप में से कोई भी एक कस्टमर बनकर इस शॉप पर जा रहा है मोबाइल को परचेज करने के लिए। तो इस शॉपकीपर ने, जो यहाँ पर शॉपकीपर है, इसने फ्रंट पर एक अच्छा सा काउंटर लगा रखा है, ग्लास का एकदम उस पे शाइनिंग करता हुआ, और इस काउंटर में उसने कुछ मोबाइल रखे हुए हैं अलग अलग मॉडल के, डिस्प्ले में उसने कुछ मोबाइल रखे हुए। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप इस डिस्प्ले में जो मोबाइल्स रखे हैं उनको देखकर अट्रैक्ट हो कि यार ये मॉडल तो अच्छा लग रहा है, जरा दिखाना। इसने शॉपकीपर ने क्या करा, इस काउंटर से निकाल के ये वाला मोबाइल आपको दे दिया कि ये लो देख। अब जब आप उस मोबाइल को देखोगे तो क्या करोगे? उसको टच करोगे, जरूर करोगे, मानोगे थोड़ी, ह्यूमन फिलॉसफी है। हर तरफ से उसको चेक करोगे, है ना? आपको लगेगा यार मैं एक बार ही तो इस मोबाइल को टच कर रहा हूँ, एक बार छूने से थोड़ी खराब हो जाएगा मोबाइल इसका। लेकिन इस शॉपकीपर की नजरों से देखो, आपके जैसे दिन में 10 आ रहे हैं, मेरे जैसे दिन में 10 आ रहे हैं यहाँ पर। अगर हर कोई ऐसे मोबाइल को उठाकर टच करेगा, बटन प्रेस करेगा, तो एक महीने बाद ही मोबाइल तो खराब हो ही जाना है, क्योंकि ये आपने परचेज नहीं करा है। और जब आपने भी परचेज नहीं करा है तो आप इसको केयर के साथ यूज नहीं करोगे, है ना? दूसरे की चीज लग रही है ना अभी आपको। तो ये मोबाइल खराब होने के पूरे पूरे चांस हैं, एक महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद ये हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिफेक्ट इसमें आ ही जाएगा। इसने क्या करा, शॉपकीपर ने जो एक्चुअल मोबाइल थे वो पीछे वाले डिस्प्ले में लगा दिया। पीछे एक बढ़िया सा डिस्प्ले बना दिया जहां पर उसने सारे मोबाइल को पीछे रख दिया। उसे पता था आएगा आदमी, निकालेगा, छुएगा, मानेगा नहीं। और यहाँ पर क्या करा, इन सारे मॉडल का डमी लगा दिया, यहाँ पर डमी लगा दिया। डमी मतलब हूबहू वही होता है देखने में, लेकिन वो काम नहीं करता है, उससे कॉल नहीं होती, लेकिन वो आपको ये बता देगा कि एक्चुअल मोबाइल भी हूबहू यही है। अगर डमी में कोई बटन किसी कॉर्नर पे है तो एक्चुअल में भी वो बटन उसी कॉर्नर पर होगा। डमी का अगर हमारा जो स्क्रीन साइज इतना है तो एक्चुअल का स्क्रीन साइज भी इतना ही होगा। अब आप इस डमी को देख लो, जितना छूना है इसको छू लो, जो करना है कर लो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये डमी है। डमी का मतलब एब्स्ट्रैक्शन दे रहा है। ये क्या दे रहा है हमारे लिए? एब्स्ट्रैक्शन दे रहा है। किसका एब्स्ट्रैक्शन दे रहा है? एक्चुअल मोबाइल का, जो पीछे रखे हुए हैं। ये एक्चुअल मोबाइल है हमारे, ये एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये जो मोबाइल्स हैं ये सब कंक्रीट क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनके जो डमीज रखे हुए हैं आगे
फ्रंट काउंटर पे ये हमारी सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। आप पसंद तभी करोगे ना, परचेज तो आप तभी करोगे जब आप उसको देख लोगे। तो आपको हम कह रहे हैं यहाँ से देख लो हूबहू, जब आपका मन भर जाए बता देना अभी अच्छा लग रहा है, फिर आपको एक्चुअल मोबाइल निकाल कर दिखा देंगे, फिर आप अपना पेमेंट करके आ जाना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कंक्रीट क्लास के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। सेम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यही होता है। जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, मैंने बोला जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं ऐसा किया जाए। छोटे मोटे प्रोजेक्ट में इतना टाइम नहीं होता, ये अलग बनाए वो अलग बनाए। छोटे मोटे मतलब बस सुबह रिक्वायरमेंट आएगी शाम तक ले जाओ, बन गया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लास्ट कॉन्सेप्ट था जो हमने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की तरफ हम लोग मूव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस एक प्रोग्राम के थ्रू करते हैं जिससे कि समझना आसान हो जाएगा, और छोटा ही टॉपिक है हमारा, जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो उसमें थ्योरी हम बाद में लेकर आएंगे, पहले प्रैक्टिकली उसको हम लोग समझते हैं क्या वो टॉपिक है। मैं यूजर से एक नंबर इनपुट कराऊंगा, एंटर फर्स्ट नंबर। इस नंबर को चेक करूंगा इवन है या ऑड है। तो ये तो बहुत पुराना लॉजिक हो गया। हाँ, इस पुराने लॉजिक से ही हम नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करें। अब इस प्रोग्राम में आपने एक दूसरा लॉजिक भी लिखना है। ये तो पहला लॉजिक हो गया। पहला लॉजिक है यूजर से इनपुट लीजिए और बताइए कि वो नंबर जो यूजर ने दिया है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर की जरूरत ही नहीं, एंटर नंबर ही कर देते हैं। ठीक है? अब दूसरा लॉजिक इसी कोड में मुझे क्या लिखना है कि कोई फाइल है उसको रीनेम कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे लैपटॉप में ई ड्राइव में एक फाइल पड़ी है जिसका नाम है msg.txt। अब इसका नाम मैं चेंज करना चाहूँ प्रोग्राम का यूज करके। ऐसा नहीं राइट क्लिक करो और रीनेम हो जाए, ये तो हम कर ही लेंगे। हम पाइथन के कोड से इस फाइल को रीनेम करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज करनी। पाइथन के अंदर ओएस नाम का मॉड्यूल आता है। ओएस मॉड्यूल के अंदर रेडीमेड फंक्शन आता है रीनेम दैट। सोर्स फाइल का पाथ बताइए, हमने ई ड्राइव के अंदर रखी है msg.txt नाम की फाइल है। नया नाम बताइए विद पाथ, हमने कहा ई ड्राइव के अंदर ही इसका नाम abc.txt कर दिया। छोटा सा प्रोग्राम जिसमें दो लॉजिक मैंने लिखे। पहला लॉजिक है यूजर से नंबर लिया जाएगा और उस नंबर को टेस्ट करेंगे वो इवन है या ऑड है। उसी प्रोग्राम में दूसरा लॉजिक है, आप ई ड्राइव में रखी एक फाइल है msg.txt, उसको रीनेम करना चाहते हैं और उसका नया नाम abc.txt देना चाहते हैं। इस कोड को हम रन करेंगे और इस पूरे कोड पर ही हम नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आसान टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान है। अब मैंने क्या करा, इस कोड को रन करा, ये कह रहा है एंटर नंबर। अब मान लीजिए जो भी यूजर इस प्रोग्राम को रन कर रहा है वो नंबर अभी एंटर नहीं कर रहा है। हो सकता है 5 मिनट तक नंबर एंटर ना करे, हो सकता है 10 मिनट तक नंबर एंटर ना करे, हो सकता है आधा घंटे तक नंबर एंटर ना करे। अब आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमने कहा प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस प्रोग्राम के पास और काम भी तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप ही काम है भाई। ऐसे समझ लो जैसे किसी शॉप पर एक कस्टमर शॉपिंग करने जाता है।
अब वहां जो सेल्समैन है उसने उस कस्टमर को जो भी आइटम है वो दिखाने शुरू कर दिए। अब मान लो दूसरा कस्टमर आ गया, तो क्या करे वो दूसरे कस्टमर को लाइन में लगा दे कि लाइन में लगो। अब पहला वाला आधा घंटे ले गया तो 1 घंटा ले गया, तो दूसरा वाला घर चला जाएगा अपने या दूसरे शॉप पर चला जाएगा, उसका तो नुकसान हो गया दुकान वाले का भाई। तो सेल्समैन से ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि एक एक करके सर्विस देना। क्या बोलोगे सेल्समैन से? पहले वाले कस्टमर को 4 आइटम दिखाओ, अब कहाँ जाएगा ये, अब इसको छोड़ दो, अपना टाइम इसको मत दो, अब दूसरे वाले कस्टमर को पकड़ लो। 4 आइटम उसको दिखाओ, तीसरा आ गया उसे पकड़ लो। समझ रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है? सारे कस्टमर को आप पकड़ के बैठे हुए हैं। कैसे? थोड़ा थोड़ा समय अपना दे रहे हैं। फिर पहले वाले के पास आ गए, फिर दूसरे पर चले गए, फिर पहले पर आ गए। तो मार्केट में जो हमारे सेल्समैन हैं जो शॉप पर बैठे हैं वो यही कर रहे हैं। अगर वो एक एक करके सारे कस्टमर को हैंडल करेंगे तो सुबह से शाम तक 8 घंटे काम कर रहे हैं और शाम तक कोई सेल नहीं होगी उनकी। हो सकता है उनमें से एक भी लेके गया, और उस एक दो के वजह से जो पीछे लाइन में लगे थे वो घर चले गए अपने, या कहीं और चले गए किसी और शॉप पर। आपके प्रोग्राम में यही हो रहा है। आपके प्रोग्राम में 2 कस्टमर है, पहला कस्टमर ये है, दूसरा कस्टमर ये है। सेल्समैन है आपका इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर को बना दिया मैंने सेल्समैन। अब जो सेल्समैन है, हमारा जो इंटरप्रेटर है, वो क्या कर रहा है? इस कस्टमर पर लगा हुआ है, कह रहा है पहले ये कस्टमर पूरा हो जाएगा फिर दूसरे वाले कस्टमर को देखूंगा। इस लॉजिक को इंटरप्रेटर पहले एग्जीक्यूट करेगा, जब ये लॉजिक पूरा हो जाएगा तब दूसरे वाले लॉजिक पर जाएगा। इंटरप्रेटर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पहले वाले लॉजिक को पूरा होने में आधा घंटा लगेगा, आधा दिन लगेगा या 1 महीना लगेगा। जब तक ये लॉजिक पूरा नहीं हो जाता तब तक आगे के जितने और लॉजिक हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सबको इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि इसका वेटिंग टाइम आप बढ़ा रहे हो, अननेसेसरी बढ़ा। क्या इस लॉजिक का इस पर कोई डिपेंडेंसी है? हमने कहा नहीं, ये बिल्कुल अलग लॉजिक है, इसका इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसको क्यों रोक के रखे हो आप? वो सेल्समैन वाला तरीका इंटरप्रेटर क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि इंटरप्रेटर कुछ समय इसको दे, तो कुछ समय इसको दे, फिर इसको दे, फिर इसको दे? अगर ऐसा देगा तो एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं हो जाएगा? भाई जो हमारा डिले कर रहा है वो कस्टमर का डिले होता रहेगा, बाकी कस्टमर तो अपना सर्विस लेके घर जाए अपने। हमने कहा ये कहानी में अच्छा लग रहा है, सेल्समैन की दुनिया में अच्छा लगा रहा है, प्रोग्रामिंग में कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ही होता है। जो स्टेटमेंट पहले आएगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे हो सकता है? अगर ऐसे होने लगा फिर तो पाइथन का कंट्रोल फ्लो ही बिगड़ जाएगा पूरा, फिर तो कोई सा स्टेटमेंट कभी भी चलना शुरू हो जाएगा। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। अब जरा देखो, अभी कॉन्सेप्ट का नाम लेंगे। यहाँ पर सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन चल रहा है। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में इस लाइन पर आपका इंटरप्रेटर अटका पड़ा है, अभी उसे नंबर ही नहीं मिला है। जब नंबर मिलेगा तब ये लाइन चलेगी, उसके बाद देखेंगे क्या चलना है, ये चलना है कि ये चलना है, उसके बाद इसका नंबर आएगा। और मान लीजिए यूजर ने नंबर ना देकर अपना नाम लिख दिया सोनू, एंटर कर दिया। इनपुट फंक्शन ने कहा मैंने पढ़ लिया, इंट फंक्शन बोला मैंने एक्सेप्शन दे दिया। क्यों? क्योंकि सोनू का इंटीजर थोड़ी बन सकता है। तो इस लाइन पर क्या आ जाएगी? एक्सेप्शन। और मैंने कहीं ट्राई एक्सेप्ट अपने प्रोग्राम में नहीं लगाया होगा। तो हमने सीखा है कि अगर मेरे प्रोग्राम में किसी भी लाइन पर एक्सेप्शन है, प्रोग्राम उसी लाइन से एबनॉर्मल टर्मिनेशन में चला जाता है। बाकी के जितने स्टेटमेंट हैं वो नहीं चलते। नहीं चलते का मतलब ये भी नहीं चलेगा, हमने कहा ये भी नहीं चलेगा। क्या गलती है इसकी? कोई गलती नहीं है, बस इतनी गलती है कि ये इसके बाद लिखा हुआ है। इस लॉजिक के बाद जितने भी और लॉजिक लिखे हैं वो सारे के सारे इस बात पे डिपेंड करेंगे कि किसी तरह से ये चल जाए, सही चल जाए। अगर ये एक्सेप्शन दे गया तो हम सब भी नहीं चल पाएंगे, जबकि हमारी कोई गलती नहीं। देखो प्रोग्राम में आ गई एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन की वजह से इस लाइन पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया होगा। इनमें से किसी को मौका नहीं मिला। बैकएंड में जाकर देखो, फाइल का नाम जैसा था वैसा ही है, एमएसजी ही है। क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि ये चले चले ना चले, ये चल जाए, ये आधा घंटे में पूरा हो,
चाहे एक्सेप्शन दे के बंद हो जाए, हमें इस लॉजिक को इस लॉजिक से इंडिपेंडेंट बनाना है। जब कभी एक प्रोग्राम एक से ज्यादा लॉजिक कंटेन करेगा और वो लॉजिक इंडिपेंडेंट हैं, किसी को किसी का आउटपुट यूज नहीं करना, एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे लॉजिक को जब कभी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ मल्टी थ्रेडिंग करना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देता है कि इस तरह की सिचुएशन जब भी आपके प्रोग्राम में आएगी, आप हमेशा अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन थ्रेडिंग के थ्रू करेंगे। अब थ्रेड क्या होती है? थ्रेड एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल फ्लो होता है हमारे प्रोग्राम में। अगर मैं अपने प्रोग्राम में दो इंडिपेंडेंट कंट्रोल चाहता हूं, इंडिपेंडेंटली हमारे कोड एग्जीक्यूट हो, तो इसका मतलब मेरे प्रोग्राम में दो थ्रेड होनी चाहिए। अगर मैं अपने प्रोग्राम में तीन इंडिपेंडेंट कंट्रोल फ्लो चाहता हूं, तो इसका मतलब मेरे प्रोग्राम में तीन थ्रेड होनी चाहिए। इन शॉर्ट, एक थ्रेड एक इंडिपेंडेंट लॉजिक को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी थ्रेड बनाएंगे वो दूसरे इंडिपेंडेंट लॉजिक को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर मेरे प्रोग्राम में किसी भी लॉजिक का एग्जीक्यूशन थ्रेड के थ्रू होता है, तो थ्रेड की क्वालिटी होती है क्या, कि उसका टर्मिनेशन या उसका कंप्लीशन या उसका एग्जीक्यूशन बाकी थ्रेड को अफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम की ये दोनों लॉजिक दो थ्रेड पर एग्जीक्यूट करा दूं, पहली थ्रेड इवन ऑड का काम करे, दूसरी थ्रेड रीनेम वाला काम करे, तो ये दोनों थ्रेड इंडिपेंडेंटली चलेंगी। अब मेरा जो सेल्समैन है यानी जो मेरा इंटरप्रेटर है, ये टाइम शेयरिंग करना शुरू कर देगा। इंटरप्रेटर अपना सारा समय अब एक ही लॉजिक पर सीक्वेंशियल वे में नहीं लगाए रखेगा। इंटरप्रेटर जब भी प्रोग्राम को रन करता है तो पहले चेक करता है इसमें कितनी थ्रेड्स बनाई गई हैं, प्रोग्रामर ने कितनी थ्रेड्स बनाई हैं। अगर उसे पता चला कि इसमें तीन थ्रेड बनाई गई हैं, अब वो क्या करेगा, उन तीनों थ्रेड को मौका देगा चलने का। उसी तरह से जैसे सेल्समैन तीन कस्टमर को एक साथ हैंडल करता है ना, तो पहले से डिसाइड नहीं करता कि पहले मैं इसको हैंडल करूंगा या उसको, डायनेमिक है सर, कभी भी किसी के पास सेल्समैन जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर इंटरप्रेटर को लगता है मेरे प्रोग्राम में तीन थ्रेड हैं, तो इंटरप्रेटर उन तीनों थ्रेड में से किसी से भी शुरू कर सकता है। और जिससे शुरू करेगा जरूरी नहीं उसे खत्म करके मानेगा, उसको बीच में कभी भी रोककर दूसरी थ्रेड के पास चला जाएगा, फिर उसको रोककर फिर पहले पे आ जाएगा, फिर तीसरी पर चला जाएगा, फिर पहली पर आ जाएगा। यानी कि वेटिंग टाइम रिड्यूस करेगा। जो वेटिंग टाइम बाकी लॉजिक का हमारा जो हो रहा था वो खत्म कर देगा, है ना, सबका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, और जो पूरा होता चला जाएगा वो टर्मिनेट होता चला जाएगा थ्रेड में। ठीक है, तो इसी काम को अब मुझे क्या करना है, थ्रेडिंग के थ्रू करना है। तो पहले करता हूं, फिर थ्रेड की डेफिनेशन भी लिख दूंगा। तो प्रोग्राम में थ्रेड बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें बताए गए। पहला रूल क्या है कि थ्रेड जिस लॉजिक को एग्जीक्यूट करती है वो लॉजिक एक फंक्शन में लिखा होना चाहिए। बिना फंक्शन के थ्रेड लॉजिक को एग्जीक्यूट नहीं करती। तो हमने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फंक्शन हमें आते ही है, बना लेते हैं फंक्शन, दो लाइन तो ऐड करनी है बस। तो मैंने एक लाइन ऐड कर दी, मान लो इसका नाम कर दिया चेक। फंक्शन मेथड की बात भी नहीं हो रही है, तो बहुत आसान हो गया, फंक्शन में कुछ है तो नहीं। इतना हटाकर यहाँ से इसको टैब स्पेस कर दो, हो गया। तो अब ये लॉजिक फंक्शन में आ गया। दूसरा लॉजिक को सभी फंक्शन में लिख दो। तो हमने कहा फंक्शन के अंदर इंपोर्ट हो सकता है क्या, तो अजीब है देखने में, लेकिन आंसर दिया जाए यस तो सही है। किसी फंक्शन के अंदर भी आप इंपोर्ट स्टेटमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए, ओएस मॉड्यूल का इस्तेमाल अगर अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम में भी होना है तो वहां तो ये इंपोर्ट मान ही नहीं जाएगा, क्योंकि तो लोकल इंपोर्ट हो गया ना, जैसे लोकल वेरिएबल बनता है एक फंक्शन के अंदर। तो यानी कि इस मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट करा चेंज नेम फंक्शन के अंदर, इस चेंज नेम फंक्शन के बाहर अगर आपको ओएस मॉड्यूल के किसी फंक्शन को कॉल करना पड़ा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोकली इंपोर्ट करा है। तो सिंटैक्टिकली ये चलेगा, एरर नहीं आएगी, बट कॉन्सेप्चुअली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इंपोर्ट ऐसी जगह करना चाहिए कि फिर उसके बाद वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो जाए।
और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी नहीं, मैं तो बस यही चाहता हूँ इस फंक्शन में ही हो, बाकी में हो तो एरर आ जाए, तो फिर ये सही लिखा है आपने। ऐसी जरूरत 100 में एक बार भी नहीं पड़ती, तो हम ग्लोबली सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर दें। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हमने अपने दो लॉजिक एग्जीक्यूट करने हैं, और उन दोनों लॉजिक को हम दो अलग अलग फंक्शन से एग्जीक्यूट कर लें। एक चेक फंक्शन बना दिया है और एक चेंज नेम नाम का फंक्शन बना दिया। अब क्या करोगे, अब प्रोग्राम में आप दो थ्रेड बनाओगे। अब थ्रेड बनेगी कैसे, थ्रेड का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, तो थ्रेड का डिक्शनरी मीनिंग तो धागा होता है। तो इसका नाम थ्रेड क्यों रखा गया, इसकी बात भी करेंगे, इसका नाम थ्रेड क्यों रखा गया, कुछ और रख लेते इसका नाम रखना था। फिलहाल जो रखा गया है नाम, उसी को हम मानते हुए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। तो थ्रेड क्रिएट करने के लिए पाइथन की लाइब्रेरी में एक क्लास आती है, और उस क्लास का नाम भी क्या है, थ्रेड। ये हमें नहीं बनानी, ये पाइथन के अंदर पहले से ही बनी हुई है ना। अब इसमें क्या लिखा हमें नहीं पता, तो मैंने डॉट 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 लिख दिया ऐसे। अब प्रोग्रामर से कहा गया कि अगर आप अपने प्रोग्राम में 3 थ्रेड बनाना चाहते हैं, इसका मतलब है आप इस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपने प्रोग्राम में 5 थ्रेड बनाना चाहते हैं, कैसे पता 5 बनेंगी, 8 बनेंगे, 10 बनेंगी, चेक करिए कितने इंडिपेंडेंट लॉजिक हैं प्रोग्राम में। जितने इंडिपेंडेंट लॉजिक हैं जिनको आप एक साथ चलाना चाहते हैं, ना कि सीक्वेंशियली, वो सारे लॉजिक जो आप चाहते हैं टाइम शेयरिंग की तरह चलें, ना कि सीक्वेंशियली चलें, ऐसे लॉजिक जितने भी होंगे उतनी थ्रेड आपको बनानी होती है। तो मैंने यहाँ पर 2 थ्रेड बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 थ्रेड क्रिएट कर दिए। T1 इक्वल टू थ्रेड और T2 इक्वल टू थ्रेड। अब T1 थ्रेड को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा लॉजिक चलाए, T2 थ्रेड को कैसे पता चलेगा कौन सा लॉजिक चलाए, क्योंकि आपने चेक फंक्शन में एक लॉजिक लिखा हुआ है और चेंज नेम फंक्शन में एक लॉजिक लिखा हुआ है। तो आप थ्रेड का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसके कंस्ट्रक्टर में एक आर्गुमेंट पास करते हैं जिसका नाम होता है टारगेट, इज इक्वल टू उस फंक्शन का नाम यहाँ पर लिखेंगे जो T1 थ्रेड का लॉजिक होगा या T1 थ्रेड का टास्क होगा। तो सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, कॉल नहीं करना है, यानी कि इतना लिखना है, ये नहीं करना है। ठीक है, हमें बस इतना करना है। तो इतना लिखने का मतलब हो गया, हम T1 थ्रेड से ये कह रहे हैं कि T1 थ्रेड आपका काम है चेक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, आपको इस प्रोग्राम के बाकी लॉजिक से कोई मतलब नहीं, आप अपना काम करना ये वाला। T2 थ्रेड से कहा आपका जो काम है वो है चेंज नेम नाम का जो फंक्शन है इसको चला देना, आपको बाकी और प्रोग्राम में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। T1 T2 इंडिपेंडेंट है, T1 इसको नहीं जानता, T2 इसे नहीं जानता, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। अब किसी भी थ्रेड का ऑब्जेक्ट का नाम हमने T1 T2 रखा है, हम चाहें तो किसी भी थ्रेड का एक स्ट्रिंग नेम भी दे सकते हैं रीडेबिलिटी के लिए। ठीक है, आपस में हम लोग बातचीत करेंगे तो T1 थ्रेड T2 थ्रेड ऐसे बोलेंगे। आप ऐसा भी कह सकते हैं हर थ्रेड का एक नाम दे दें। मान लो पहली थ्रेड का नाम आपने दे दिया, इसका नाम कर दिया चेक थ्रेड, दूसरी थ्रेड का आपने नाम दे दिया रीनेम थ्रेड। ऐसे भी आप दे सकते हो, ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इससे क्या है, T1 थ्रेड का एक स्ट्रिंग नेम आ गया चेक थ्रेड, T1 तो ऑब्जेक्ट का नेम हो गया, T2 ऑब्जेक्ट का नेम हो गया, इस T2 थ्रेड का नाम रीनेम थ्रेड। अब हमने अपने प्रोग्राम में 2 थ्रेड बना दी, दोनों थ्रेड को उनका काम दे दिया, क्या काम करना है हमारा। अब हमारा इंटरप्रेटर जब इस कोड को रन कराएगा तो वो चेक करेगा कितनी थ्रेड है, आंसर आया 2 थ्रेड है। अब इंटरप्रेटर ये देखेगा इनमें से पहले चलाऊं किसे। तो किसी भी थ्रेड को बनाने के बाद हमें उस थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना पड़ता है ना। तो ये इस तरह से है कि आपने
कोई भी होम अप्लायंस इंस्टॉल कर लिया, मान लीजिए आपने एसी इंस्टॉल कर लिया, गीजर इंस्टॉल कर लिया, अब उसे चलाने के लिए ऑन तो करना पड़ेगा ना। सेम स्टोरी यहाँ पर है, आपने थ्रेड का कॉन्सेप्ट पूरा लिख दिया, अब इसका बटन ऑन करना पड़ेगा, यानी कि इस थ्रेड को स्टार्ट करना होगा। तो जिस थ्रेड को स्टार्ट करना है उस पर डॉट स्टार्ट मेथड कॉल करना पड़ेगा। T2 डॉट स्टार्ट करेंगे। अब ये कोड जब इंटरप्रेटर के पास जाएगा, इंटरप्रेटर चेक करेगा कि इस प्रोग्राम में दो थ्रेड बनाई गई हैं और T1 थ्रेड को पहले स्टार्ट किया गया है, फिर T2 को स्टार्ट किया गया है। तो हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा, T1 थ्रेड का एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा और T1 थ्रेड अपना काम करना शुरू कर देगी। जब वो अपना काम करेगी तो इनपुट के लिए उसे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन की वजह से यूजर से इनपुट आ रहा है। अब T1 थ्रेड का एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो गया, रुक गया। अब इंटरप्रेटर इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि T1 थ्रेड जब पूरी होगी तब मैं T2 को रन कराऊंगा, नहीं। अब इंटरप्रेटर T1 को छोड़ देगा और कहाँ आएगा, T2 के पास आएगा और इसको चला देगा, चल जाओ आप। अब T2 जब चलेगी तो अपना काम करेगी और उसका काम क्या है, चेंज नेम करना। T2 ने नाम चेंज कर दिया। अब T2 थ्रेड के पास कोई काम बचा नहीं, T2 थ्रेड टर्मिनेट हो गई। अब इंटरप्रेटर के पास रन कराने के लिए सिर्फ एक ही थ्रेड बची, जिसका नाम है T1। अब T1 थ्रेड समय ले रही है, क्यों, क्योंकि उसे इनपुट चाहिए यूजर से, यूजर दे ही नहीं रहा है। अब इंटरप्रेटर कुछ कर नहीं पाएगा, भाई और थ्रेड अगर होती उनको चलाता, उनको रन कराता, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, प्रोग्राम में आपके जितनी थी वो सब चल गई और वो पूरी भी हो गई। अब इंटरप्रेटर के पास जितना समय है इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए, वो सारा समय वो किसको दे देगा, वो सारा समय T1 थ्रेड को देगा। बाकी थ्रेड जितनी होंगी वो सब हमारी चल रही होंगी या पूरी हो गई होंगी। अब T1 थ्रेड जब अपना काम पूरा कर देगी उसके बाद इंटरप्रेटर T1 थ्रेड को बंद कर देगा, फिर खुद ही बंद हो जाएगा। फिलहाल इस कहानी को जो आपने सुनाया है इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। फिलहाल तो एरर आई, स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ हुई। थ्रेड नाम की जो क्लास है ये एक मॉड्यूल के अंदर है, उस मॉड्यूल को पहले आपने इंपोर्ट करना होगा। तो उस मॉड्यूल का नाम है थ्रेडिंग मॉड्यूल। इंपोर्ट एस्ट्रिक करके, तो थ्रेडिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ध्यान रखना है। थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर थ्रेड नाम की क्लास है, तो वो पूरी कहानी। तो क्या लगता है, फाइल का नाम चेंज हो गया होगा? अगर कहानी आपने जो सुनाई है वो सही है तो फाइल का नाम चेंज हो गया होगा। चलो चल के देखते हैं बैकएंड में। msg.txt abc.txt बन गई, बन गई, बन गई। अब सोच कर देखो, अगर मैं यहाँ पर सोनू लिख दूं क्या फर्क पड़ता है, दूसरा जॉब तो हो ही गया हमारा। अब इसमें एक्सेप्शन आए, ये चले चले ना चले, क्या फर्क पड़ता है। एक्सेप्शन हमें पता था किसी प्रोग्राम में आती है, एक्सेप्शन हमेशा थ्रेड में। किस थ्रेड में एक्सेप्शन आई है, चेक थ्रेड एक्सेप्शन, यानी कि जो चेक थ्रेड नाम की थ्रेड थी इसमें आपकी क्या है, एक्सेप्शन आई और इसका एग्जीक्यूशन रुका है। अगर अभी भी अदर थ्रेड्स हैं जो चल रही हैं, वो चल रही होंगी, प्रोग्राम बंद नहीं हुआ होगा। यानी कि अब तक हम जानते थे एक्सेप्शन आने पर प्रोग्राम बंद होता है, सच ये है, फैक्ट ये है कि एक्सेप्शन थ्रेड में आती है और जिस थ्रेड में आती है वो थ्रेड का एग्जीक्यूशन बंद कर दिया जाता है, बाकी थ्रेड जितने वो इंडिपेंडेंट है। यही तो फायदा थ्रेडिंग का, हर थ्रेड इंडिपेंडेंट चल रहा है, उसे बाकी थ्रेड से मतलब नहीं है। बाकी थ्रेड चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, बंद हो गए, क्या हुआ, अपना काम हर थ्रेड करता चला जाए। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीपल थ्रेड्स का कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होना। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हमारा मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। और ये कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखा के जाता है, मल्टीटास्किंग को सिखा के जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इट इज वन ऑफ द implementation of मल्टी टास्किंग। तो और भी कोई इंप्लीमेंटेशन होती है क्या, वन ऑफ द लिखी है आपने, इसका मतलब कोई और भी होती होगी।
हमने कहा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो मल्टीटास्किंग को अचीव करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग और एक होता है मल्टी थ्रेडिंग। हम मल्टी प्रोसेसिंग में नहीं जाना चाहते, हम मल्टी थ्रेडिंग में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बात करते हैं। कहानी सुनेंगे तो फिर 1 घंटे में कहानी खत्म होगी। अगर हम मल्टी थ्रेडिंग को पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कब करते हैं, आज तक हमने नहीं पढ़ा। तो अगर हमें कभी डिसाइड करना पड़े तो कब करना चाहिए, और थ्रेड है क्या हमारा, यहाँ लिखेंगे a thread represents an independent execution of, जो थ्रेड है वो हमारे किसी भी कोड का इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन रिप्रेजेंट करता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्रेड रिप्रेजेंट्स एन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो ये दो पार्ट हो गए हमारे। पहला पार्ट ये हो गया जो कि इंडिपेंडेंट है हमारा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, दो इंडिपेंडेंट पार्ट है। तो इन दोनों पार्ट को मैं थ्रेड से एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि थ्रेड हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट पार्ट को रिप्रेजेंट करती है या इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। दोनों ही सही है। ठीक है, एग्जीक्यूशन वाला टेक्निकली ज्यादा सही है, समझने के लिए पार्ट शब्द ज्यादा सही है। इंडिपेंडेंट पार्ट दोनों लिख देते हैं जिसको जो समझना ऑफ प्रोग्राम। अब हमें थ्रेड का यूज करना चाहिए, कब हमें थ्रेड का यूज करना चाहिए, to use multi-threading to be the multiple independent तो मैंने लिखा है कि मल्टी थ्रेडिंग का इस्तेमाल कब करना चाहिए, जब हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट लॉजिक्स हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए, उन इंडिपेंडेंट लॉजिक्स को कनकरेंटली एग्जीक्यूट करना चाहिए। कनकरेंटली का मतलब होता है टाइम शेयरिंग, इंटरप्रेटर का टाइम शेयरिंग करके हम इसको यूज करें, है ना। इंटरप्रेटर का टाइम शेयरिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं कनकरेंट एग्जीक्यूशन रादर देन सीक्वेंशियल। यानी कि उनका सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ना करके कनकरेंट एग्जीक्यूशन करिए टाइम शेयरिंग। एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग का एडवांटेज तो एक ही नजर आया कि अदर थ्रेड्स इंडिपेंडेंट हो गए। एक थ्रेड का टर्मिनेशन दूसरे थ्रेड को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम थ्रेड नहीं बनाते तो एक लॉजिक में अगर एक्सेप्शन आ गई तो वो एक्सेप्शन जितने और प्रोग्राम बचे हुए हैं, जितने और लॉजिक बचे हुए हैं, सारे लॉजिक को अफेक्ट करेंगे, वो भी नहीं चलेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या हुआ, अदर जॉब्स का जो वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस हो गया। जो मेरी और जॉब थी, जैसा इस प्रोग्राम को आप पिक्चराइज करो तो यूजर के इनपुट आने की वजह से दूसरी जॉब रुकी हुई है, उसका वेटिंग टाइम बढ़ रहा है ना। तो उस वेटिंग टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर। इस पूरे को शॉर्ट में कंक्लूड करें तो शॉर्ट में कंक्लूड कैसे किया जा सकता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। मेरे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, भाई मेरा प्रोग्राम जल्दी बंद हो जाएगा। जब तक एक जॉब रुकी हुई है, जब तक प्रोग्राम अगर दूसरे काम निपटा दे
तो फिर जल्दी प्रोग्राम बंद हो जाएगा ना। नहीं तो पहले क्या होगा, पहले पहली जॉब पूरा करेगा, उसमें भी समय लग गया पूरा, फिर दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा। तो इससे अच्छा तो ये होता ना कि जब पहली जॉब ब्लॉक हो गई है किसी वजह से, तो उस समय में बाकी जॉब निपटा दे हमारा प्रोग्राम, तो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा ना फिर मेरा। ठीक है, तो हम अगर वन वर्ड में मल्टी थ्रेडिंग के एडवांटेज को देखें तो ये कुछ दो तीन एडवांटेज हैं, उनमें से यही सबसे इंपॉर्टेंट नजर आया है कि भाई आपका परफॉर्मेंस प्रोग्राम का इंप्रूव हो जाता है। अब आप बोलेंगे अगर ये प्रोग्राम की परफॉर्मेंस बढ़ाता है तो पहले दिन से क्यों नहीं पढ़ाया फिर आपने, लास्ट में जाते जाते क्यों पढ़ रहे हैं पाइथन में। हमने कहा क्या पहले दिन मल्टीपल इंडिपेंडेंट लॉजिक थे, तो हमेशा हर प्रोग्राम में थोड़ी लगा देनी है मल्टी थ्रेडिंग। पहले चेक तो कर लीजिए कि आपका प्रोग्राम एक से ज्यादा लॉजिक कंटेन करता है और क्या वो लॉजिक इंडिपेंडेंट है। अगर वो डिपेंडेंट है तो मल्टी थ्रेडिंग की जरूरत ही नहीं है, अगर वो इंडिपेंडेंट है तब जरूरत महसूस हो रही है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम इन केस, किस केस में, इन केस देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी थ्रेडिंग का एक ओवरव्यू हो जाए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिडन है, जो मुझे आपको फ्रंट पर लाकर अब समझानी है। वो चीजें हिडन क्या है उसकी बात करते हैं। जब पाइथन में किसी भी कोड का एग्जीक्यूशन होता है तो इंटरप्रेटर हमारा ऑटोमेटिकली एक थ्रेड अपने आप क्रिएट करता है। जैसे आपने दो थ्रेड बनाई है, T1 थ्रेड, T2 थ्रेड। वास्तव में इस प्रोग्राम में तीन थ्रेड हैं, T1 T2 तो आपने बनाई है, एक थ्रेड और है जो पाइथन इंटरप्रेटर नहीं बनाई है, पहले दिन से बना रहा है, जिस दिन आपने हेलो प्रोग्राम लिखा था उस दिन से बना रहा है, और जब तक पाइथन पढ़ी जाएगी तब तक ऐसा ही करेगा। और उस थ्रेड का नाम होता है मेन थ्रेड। मेन फंक्शन नहीं है यहाँ पर कोई, बस थ्रेड का नाम है मेन थ्रेड। जैसे मैंने थ्रेड का नाम रखा चेक थ्रेड, रीनेम थ्रेड, इसी तरह से हमारा जो इंटरप्रेटर है वो बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड क्रिएट करता है जिसका नाम है मेन। क्यों बना रहा है भाई, और उस मेन थ्रेड का काम क्या होगा, हर वो स्टेटमेंट जो आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं वो मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करेगी। कब, अगर आपने उसे किसी थ्रेड को नहीं दिया है। ये फंक्शन T1 थ्रेड को आपने दिया है, ये फंक्शन T1 थ्रेड चलाएगी, ये फंक्शन T2 थ्रेड चलाएगी। लेकिन सर ये दो लाइनें कौन चलाएगी, ये दो लाइनें तो एग्जीक्यूट होंगी ही, इनको भी तो कोई एग्जीक्यूट करेगा, कौन करेगा इन्हें एग्जीक्यूट, थ्रेड करेगी। यानी कि हर स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्राम का किसी थ्रेड से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट मेन थ्रेड रन कर रही है, ये दो स्टेटमेंट, ये चार स्टेटमेंट, इनको भी तो एग्जीक्यूशन में लाना ही है। ये चार लाइन चलेंगी तो इन्हें कौन चला रहा है, इंटरप्रेटर चला रहा है। इंटरप्रेटर किसके थ्रू चला रहा है, मेन थ्रेड के थ्रू चला। तो ये T1 थ्रेड का काम हो गया, ये T2 थ्रेड का काम हो गया। मेन थ्रेड का काम क्या है, इसको इंपोर्ट करना, इसको इंपोर्ट करना, T1 थ्रेड बनाना, T2 थ्रेड बनाना, उन दोनों को स्टार्ट कर देना, ये किसका काम है, ये सारा काम है मेन थ्रेड। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन के प्रोग्राम में एक थ्रेड होती है जिसका नाम होता है हमारा मेन। तो पूरा प्रोग्राम जब तक हम चल रहे थे मेन थ्रेड पर ही चल रहा था। ठीक, अब मान लीजिए मेरे प्रोग्राम में T1 थ्रेड है, T2 थ्रेड है, ये आपकी मेन थ्रेड है। क्या एक थ्रेड को दो लॉजिक दिए जा सकते हैं, हमने कहा एक थ्रेड से दो काम कराए जा सकते हैं, लेकिन जब एक थ्रेड से दो काम कराते हैं तो वो सीक्वेंशियली होते हैं, लॉजिक 1, लॉजिक 2, ऐसे आप करना चाहते हैं तो करा सकते हैं। लेकिन अगर एक ही थ्रेड से एक से ज्यादा काम कराएंगे तो थ्रेड सीक्वेंशियली करेगी, पहले पहले लॉजिक को पूरा करेगी, फिर दूसरे वाले को पूरा करेगी। अगर आप चाहते हैं ये दोनों हमारे कंकरेंटली एक साथ चलें तो इसको यहां से हटाकर यहां लिख दो, इस T2 थ्रेड में लिख। ठीक है, तो अभी तक आपके पास थ्रेड नहीं होती थी, तो जितने भी आपने लॉजिक लिखे हैं वो सब कौन चला रहा है, मेन। और जब मेन थ्रेड हमारा
2 3 4 5 लॉजिक चलाएगी तो सीक्वेंशियली चलाएगी। यही हो रहा था आज तक। ठीक है, तो पहले हमारी थ्रेड मेन थ्रेड थी जो लॉजिकली हमारा यहाँ पर क्या कर रही है, जो हमारा सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कर रही है। सेम आप अपनी थ्रेड में भी देखेंगे कि ऐसा ही होगा। अब थ्रेड का नाम थ्रेड क्यों रखा गया? इसका नाम कुछ और रखा जा सकता था। इसका नाम थ्रेड रखने के पीछे कोई वजह, तो थ्रेड का मतलब होता है, अगर हम देखें लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग धागा। धागे का सेंस आता है हल्के होने से। तो यहाँ पर जो थ्रेड है वो एक सेंस देती है लाइट वेट का, हल्के होने का। तो कंप्यूटर साइंस में हल्का भारी शब्द आपके सामने कई बार आ सकता है कि ये चीज हमारा लाइट वेट है, ये चीज हैवी वेट है। ये हैवी वेट कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट है, ये लाइट वेट कॉन्सेप्ट। तो जब कभी हैवी वेट और लाइट वेट आता है तो इसका मतलब क्या माने? इसका मतलब मानते हैं मेमोरी यूसेज और सीपीयू यूसेज। अगर कोई भी चीज कंप्यूटर में ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है तो वो हैवी वेट कैटेगरी में मानी जाती है, और अगर कोई चीज कम मेमोरी कंज्यूम करती है तो वो हमारा लाइट वेट मानी जाती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में वेट वर्ड जो होता है, लाइट और हैवी, ये हमारा मेमोरी कंजप्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या सीपीयू के यूसेज को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी काम को पूरा होने में सीपीयू का ज्यादा समय चाहिए, हैवी वेट। किसी भी काम को पूरा होने में सीपीयू का कम समय चाहिए, लाइट वेट। ये जो थ्रेड है, जब आप अपने प्रोग्राम में थ्रेड T1 T2 बनाते हैं तो जो आपका सीपीयू है, इंटरप्रेटर को जो एलोकेट किया गया था, उतना ही टाइम का फर्दर डिवीजन T1 T2 में कर दिया जाता है। अलग से हम सीपीयू को ये नहीं कहते कि आपने इंटरप्रेटर को अलग समय देना है, T1 थ्रेड को अलग समय देना है और T2 को अलग समय देना है, नहीं। यानी कि T1 T2 के आ जाने से ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता। ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग से सीपीयू एलोकेट नहीं करना पड़ेगा T1 के लिए, T2 के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग से T1 के लिए मेमोरी नहीं देनी होगी। जो इंटरप्रेटर को मेमोरी दी गई है इनिशियली, उसी मेमोरी के अंदर ही जगह दे दी जाएगी T1 की, उसी मेमोरी के अंदर ही जगह दे दी जाएगी T2 को। ऐसा कॉन्सेप्ट जो इंडिपेंडेंसी को लेकर आ जाए, अलग से सीपीयू नहीं चाहिए उसे, अलग से मेमोरी नहीं चाहिए, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल रहे हैं, लाइट वेट कॉन्सेप्ट, या एक नाम दे दिया थ्रेड। इसका नाम थ्रेड क्यों रखा गया? इसलिए इसका नाम थ्रेड रखा गया क्योंकि इसको अलग से मेमोरी की जरूरत नहीं होती। जितनी मेमोरी इंटरप्रेटर को मिली हुई है उसी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब थ्रेडिंग का एक और प्रोग्राम बनाते हैं और ये चैप्टर थ्रेड का खत्म हो जाएगा हमारा। मैंने एक क्लास क्लास नहीं बनाते, एक फंक्शन बनाया, मान लीजिए F1 नाम से। और इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि इसमें मुझे आपको एक चीज समझानी है, क्योंकि हो सकता है आपके ब्रेन को वो कुछ थोड़ा अलग समझ में आ गया हो, तो मैं नहीं चाहता वो थोड़ा अलग समझ में आए, जो सही है वही आना चाहिए। मैं अपने प्रोग्राम में दो फंक्शन बना रहा हूँ और इन दोनों फंक्शन को थ्रेड से मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, दो अलग थ्रेड। पहले वाले में मैंने ABCD प्रिंट कराया, दूसरे वाले में 1 2 3 4 प्रिंट करा। दो थ्रेड बनाई, दोनों थ्रेड बनाकर मैंने स्टार्ट कर दी। T1 इक्वल टू थ्रेड, टारगेट पहले वाले का मैंने F1 दे दिया, दूसरी थ्रेड का टारगेट मैंने F2 दे दिया, दोनों को स्टार्ट कर दिया। T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। पहले वाले प्रोग्राम में ये था कि जब पहले वाली थ्रेड रुकती थी यूजर इनपुट की वजह से, तब दूसरे वाले को चलने का मौका मिल रहा था, ऐसा हम लोग समझ रहे थे। वास्तव में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारी दो थ्रेड, पहली थ्रेड F1 फंक्शन चला रही है और F1 फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं करा है मैंने जिसकी वजह से थ्रेड को रोकना पड़े। ए प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा। इंटरप्रेटर कभी भी T1 थ्रेड को रोक सकता है और T2 थ्रेड को एग्जीक्यूशन में ला सकता है। T2 को अगर वो
बीच में ले आया तो आउटपुट में आपको 1 2 ऐसा नजर आ सकता है। अब हमें भी नहीं पता कि इंटरप्रेटर T1 को कितने समय तक चलाएगा। हो सकता है एक बार में T1 थ्रेड इतनी चल जाए कि वो अपना पूरा काम कर दे। हो सकता है T1 थ्रेड को 3 बार चलना पड़े, तब जाके अपना काम पूरा हो, रन करा के दे। ए ए के बाद प्रिंट हुआ 1। ए के बाद 1 आने का मतलब तो एक ही है कि T1 थ्रेड चली, उसने ए प्रिंट कराया लेकिन बी प्रिंट नहीं करा पाया। T1 थ्रेड को रोक दिया गया, T2 को चला दिया गया और उसने क्या प्रिंट कर दिया 1। T2 को रोक दिया गया, फिर T1 चला दी गई, क्या प्रिंट हो गया यहाँ पर। फिर T2, फिर जो T1 थ्रेड है वो हमारा काफी समय तक चलती रही, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा एग्जीक्यूट होती है, फिर रन कराते हैं। इस बार अलग आउटपुट आ सकता है। इस बार जो आउटपुट है उसमें ऐसा लग रहा है कि ए बी सी डी ई, यानी T1 थ्रेड इतना समय मिल गया उसे इंटरप्रेटर से कि वो अपना पूरा काम कर गए। इस बार ए बी सी बस 3 स्टेटमेंट चला पाई, बीच में T2 आ गई, फिर आ गई है। तो इस तरह से आप थ्रेड के एग्जीक्यूशन को समझ सकते हैं कि थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये एग्जीक्यूशन हमारा कनकरेंट एग्जीक्यूशन होता है। इंटरप्रेटर कभी भी किसी भी थ्रेड को एग्जीक्यूशन में ला सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर मल्टीपल थ्रेड्स सेम प्लेस पर आउटपुट पुट कर रही हैं तो आपको ऐसा नहीं कराना चाहिए। आप मल्टी थ्रेडिंग में एक थ्रेड को आउटपुट पर रखिए, बाकी थ्रेड से बैकग्राउंड काम कराइए। कोई फाइल से डेटा फैच कर रही है, आप पेटीएम चलाते हैं तो पेटीएम जैसे ही टैप करते हैं बैकग्राउंड में क्या होता है, थ्रेड चलती है और सर्वर से सारा डेटा आपका लोड कर दिया जाता है। व्हाट्सअप जब आप लॉन्च करते हैं तो फ्रंट पे एक थ्रेड चल रही है जो व्हाट्सअप का प्रेजेंटेशन दिखा रही है, बैकएंड में एक थ्रेड चलती है जो व्हाट्सअप का क्लाउड जो होगा वहां से आपके मैसेजेस को फैच कर आपके मोबाइल में लाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से मल्टी थ्रेडिंग में ज्यादा बार थ्रेड का जो यूज किया गया है वो बैकएंड में किया गया है। फ्रंट पर कोई एक थ्रेड रहेगी और बाकी सारी थ्रेड अपना काम कर रही है कुछ ना कुछ वहां पर बैकएंड में कर रही है। ठीक, थ्रेडिंग का लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सब प्रीवियस वाले प्रोग्राम में जो आपने थ्रेड जब लिखा था T1 इक्वल्स टू थ्रेड, तो उसमें वो भी लिखा था नेम इक्वल्स टू चेक थ्रेड, तो वो किस लिए लिखा था? जस्ट थ्रेड की रीडेबिलिटी देने के लिए। जब तो ये एक्सेप्शन आई इसमें थी, नहीं तो ये इसमें नहीं आएगा? नहीं इसमें अगर हमने नहीं दिया है तो पाइथन की तरफ से थ्रेड का नाम थ्रेड 1 कर दिया गया, वो थ्रेड 1 थ्रेड 2 ऐसे कर। तो अगर हम नाम नहीं देते हैं तो पाइथन की तरफ से थ्रेड 1 थ्रेड 2 थ्रेड 3 ऐसे नाम दे दीजिए। मतलब मैंडेटरी नहीं है कि हमें देना? हाँ, हमारे लिए मैंडेटरी है, टारगेट देना मैंडेटरी। तो थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है कि जो हमारी थ्रेड चल रही है ये शुरू कहाँ से होती है और फिर जब एंड होती है तो शुरू और एंड के बीच में किन किन फेसेस से होकर ये हमारी पास होती है, इसको हमें समझना है। तो जब हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं, यहाँ लिखते हैं जब हम T=थ्रेड, तो उस जगह पर हम कहते हैं, उस समय हम कहते हैं थ्रेड हमारा न्यू बॉर्न स्टेट। जब हम किसी भी थ्रेड पर स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि थ्रेड ने अपनी स्टेट बदल ली और थ्रेड एक दूसरी स्टेट में है जिसका नाम है रेडी टू रन। थ्रेड तैयार है और एक स्टेट होती है रनिंग स्टेट, जहां पर एक्चुअल में सीपीयू अवेलेबल होता है। तो जब हमारा थ्रेड स्टार्ट हो जाती है तो वो रेडी टू रन स्टेट में आ जाती है और यहाँ से कभी भी इंटरप्रेटर रनिंग स्टेट में थ्रेड को ला सकता है। कितनी देर तक रनिंग स्टेट में रखेगा हमारे हाथ में नहीं है, इंटरप्रेटर डिसाइड करता है। उसके बाद किस थ्रेड को रनिंग में लाएगा, ऑब्वियसली वो जो स्टार्ट हो चुकी है और इस स्टेट में आ चुकी है, यानी इस स्टेट में कई सारे थ्रेड एक साथ हो सकते हैं। उन्हीं में से किसी को रनिंग में लेकर आएगा। जब उनमें से किसी को लाएगा तो यहाँ पर जो रनिंग में है उसको वापस से कहाँ रख देगा, रेडी टू रन स्टेट में रख देगा। तो इसको बोलते हैं थ्रेड प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन
प्री माने पहले से, एम्प्शन बना एम्प्टी से, खाली कराना, सीपीयू खाली करा लिया थ्रेड से, उसका काम पूरा होने से पहले ही, इसे बोलते हैं प्रीएम्पशन, थ्रेड प्रीएम्पशन हो गया, ठीक है, ताकि दूसरी थ्रेड को मौका मिले चलने। अब कोई थ्रेड चलते चलते किसी रिसोर्स को यूज करना चाहती है, फाइल, नेटवर्क कनेक्शन, यूजर इनपुट, उस वजह से थ्रेड को रोका जा रहा है, तो थ्रेड को एक दूसरी स्टेट में डाल देते हैं जिसको बोलते हैं ब्लॉक्ड स्टेट। और जब वो रिसोर्स थ्रेड को मिल जाता है, उसे वापस से अब अपना एग्जीक्यूशन करना है, तो उसे अपने आप को कहाँ रखना होगा, रेडी टू रन स्टेट में रखना होगा। यहां से ही थ्रेड को रनिंग स्टेट में लाया जाए। और जब थ्रेड चलते चलते पूरा हो जाती है या एक्सेप्शन की वजह से वो बंद होना चाह रही है, तो फिर उसको लास्ट स्टेट में ला दिया जाता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटेड स्टेट। कोई भी थ्रेड टर्मिनेटेड स्टेट में जब आती है तो उसकी वजह हो सकती है या तो वो कंप्लीट हो गई है या उसके अंदर कोई एक्सेप्शन हो। अगर थ्रेड में कोई एक्सेप्शन आ गई है या वो कंप्लीट हो गई तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाती है, ठीक है। थ्रेड अगर किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रही है तो ब्लॉक्ड स्टेट में आती है। थ्रेड का जो वेटिंग कॉस्ट था वो पूरा हो जाता है, वापस से वो आ जाती है रेडी टू रन स्टेट में, और रेडी टू रन से फिर रनिंग में। तो इस स्टेट पर हमारा इंटरप्रेटर स्विचिंग करता रहता है, स्विचिंग थ्रेड की होती रहती है, हमारे हाथ में नहीं है कब यहाँ से थ्रेड यहाँ आएगी और यहाँ वाली कब यहाँ जाएगी, कितने देर तक रहेगी यहाँ पर, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ इंटरप्रेटर पे डिपेंड करता है, जिसे बोलते हैं थ्रेड की लाइफ साइकिल। चलिए आज की क्लास इतना रखेंगे, टाइम हो गया हमारा पूरा। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी और नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज GUI।